मेजबान हो गए हैं बेजुबान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मेजबान जो है बेजुबान हो चुके हैं न्यूजीलैंड के हाथों। न्यूजीलैंड के हाथों पहले 2 बार हार चुके थे ट्राई सीरीज के अंदर, चाहे वो पहला मैच हो चाहे वो ट्राई सीरीज का फाइनल हो। फिर वही सेम गलतियां दोहराई गई, फिर उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर दोबारा से विश्वास किया गया, फिर उन्हीं नकली हीरोज को असली हीरो बनाया गया और फिर उन्हीं खिलाड़ियों ने WTC के फाइनल में पाकिस्तान को हरवा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि WTC का फाइनल कहां से आ गया, तो भाई जो बाबर आजम ने बल्लेबाजी की है वो WTC के फाइनल वाली ही की है। जो टेस्ट मैच में बल्लेबाजी होती है ना, वही की गई है। जब मैंने खुशदिल शाह की बैटिंग देखी, जब मैंने नसीम शाह की हिटिंग देखी, जब मैंने हारिस रऊफ के 2 छक्के देखे, जब मैंने सलमान अली आगा का इंटेंट देखा, तब मुझे पता चला कि भाई इस विकेट के ऊपर तो कुछ ऐसा था ही नहीं जिसपे कि पाकिस्तान सोच रहा था कि ये विकेट तो शायद जोहान्सबर्ग है या ये डरबन है या ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, यहाँ पे पहले हम 10-5 ओवर देखेंगे उसके बाद हम हिटिंग करेंगे। दोस्तों, इस बात को करते हुए कम से कम नहीं तो 4-5 साल हो चुके हैं हर एक यूट्यूबर को, हर एक एनालिस्ट को, लेकिन पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी जो बड़े बड़े सो कोल्ड जो उनके प्लेयर्स हैं, उनके भेजे में ये बात घुस नहीं गई कि बाबर आजम कोई भी विकेट हो, कराची की सीधी विकेट हो, लाहौर की सीधी विकेट हो, जहां पे उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, वो आके 10 ओवर देखते क्या हैं, मुझे पता हो चले कि वो देखते क्या है उस विकेट के ऊपर। 320 रन कराची की इस विकेट पे एनी डे चेज होते हैं भाई, एनी डे चेज होते हैं। और खुशदिल शाह ने जिस तरीके से हिटिंग की है, आपको नहीं लग रहा था कि बॉल बहुत अच्छी बल्ले पे आ गई है? जिस तरीके से नसीम शाह ने हिटिंग की है, क्या आपको लग नहीं रहा था कि बॉल बल्ले पे आ गई है? जिस तरीके से सलमान अली आगा ने बल्लेबाजी की है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दोनों प्लेयर कभी भी एक टाइम के ऊपर विकेट पे नहीं खेल सकते। इसकी बात हजारों सालों से चल रही है, हजारों बार ये बात की जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी बोर्ड को ये बात समझ नहीं आ गई, क्योंकि जब भी बाबर रिजवान इकट्ठे खेलेंगे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा ही होगा। उसके पीछे का कारण ये है कि ये दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपनिंग पावर प्ले चल रहा है, तो भाई आप एलिस्ट गना बॉल तो खेलो। आप गना बॉल खेलोगे 320 गना बॉल ही होता है। अगर आप गना बॉल खेलते हो, 40 ओवर में 240 लगाते हो, तो 10 ओवर में आपको 81 रन चाहिए ना। अगर आपके हाथों में 7 विकेट हैं, 6 विकेट हैं, 8 विकेट हैं, तो वो इजीली बन जाएंगे। आप गना बॉल भी नहीं खेल पाओगे। आज के टाइम में जो 50 ओवर क्रिकेट है, उसमें पहले आपको 2 ओवर मिलते हैं आउटसाइड 30 यार्ड सर्कल, मिडिल ओवर में आपको 4 फिल्टर मिलते हैं आउटसाइड 30 यार्ड सर्कल। आज के टाइम में जो क्रिकेट बन चुकी है, ये वो क्रिकेट बन चुकी है जो कि अच्छे खासे रन्स बनते हैं। स्पिन गेंदबाजी बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, क्योंकि ओवर द टॉप बल्लेबाज शॉट लगाते हैं और गैप्स में से हिटिंग करते हैं, अच्छी खासी बाउंड्रीज आती हैं। लेकिन ये जो बल्लेबाजी बाबर आजम ने की है 90 गेंदों में 64 रन बना के, ये बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले तारीफ है। दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं होप थी जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे कि शायद आज बाबर आजम विकेट पे खड़े हैं तो कुछ ना कुछ वो करके जरूर जाएंगे। अर्धशतक 81 बॉल्स में 50 लगा गए हो आप कराची की विकेट के ऊपर, उस विकेट के ऊपर जहां पे ड्यू अब आ चुकी है, रन्स बन गए हैं, इतनी तेज आउटफील्ड है, एक बार अगर बॉल कट कर जाती है तो दोबारा वहां पे चांस ही नहीं है गेंद को रोकने का। तो उस विकेट के ऊपर बाबर आजम ने बहुत ही निराशाजनक बल्लेबाजी की है। और न्यूजीलैंड की टीम ने जो गेंदबाजी दिखाई है, जो स्पिन बॉलिंग दिखाई है, उससे ये पता चल रहा है कि भाई ये टीम एक प्रबल दावेदार है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए। ये टीम इंडिया को भी कहीं ना कहीं फंसाएगी दुबई के अंदर, क्योंकि अगर दुबई में स्पिन विकेट बनेगी तो स्पिन इनके पास भी अच्छी है, इंडिया के पास भी अच्छी है। लेकिन अगर फास्ट विकेट बनी दुबई के अंदर तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में ज़्यादा अच्छी कहूँगा इंडिया के मुकाबले। लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आएगी तो शायद जो रन्स पाकिस्तान ने करवाए हैं ना 320, वो इंडिया नहीं करने देगा इन्हें। और जब इंडिया बल्लेबाजी करने आएगा तो वो तोड़ेगा भी अच्छे से, चाहे वो मिचेल सेंटनर हो, चाहे वो ब्रेसवेल हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप, ब्रेसवेल, ये जो गेंदबाजी, इनको तो इंडिया किसी खाते में लेगा नहीं ना, इनको सब पीटेंगे। लेकिन जिस तरीके से ग्लेन फिलिप के आपके 9 ओवर करवा दिए जाएगा, आपने ग्लेन फिलिप्स ने आपको 9 ओवर डाल दिए, वो बंदा जो कि एज अ विकेट कीपर खेलता था, एक टाइम पे टीम का लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करता था, आपने उससे 9 ओवर खेल लिए। कुछ भी समझ नहीं आया किस तरीके से पाकिस्तान ने इस इनिंग को बुना है। और बाबर आजम पर प्रेशर बनवाते गए दूसरे प्लेयर्स पे, दूसरे प्लेयर प्रेशर चढ़ता रहा, जिस प्रेशर की वजह से सबसे पहले साउथ शकील गए, उसके बाद रिजवान, तो चलो मैं क्या कहूँ, देन तीसरे नंबर फ़खर जमान आए, उनको फिटनेस का इशू था। अगर फ़खर जमान ओपनिंग आ जाते ना
तो फिर शायद आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत आसान हो जाती, क्योंकि फ़कत जमान तेज स्टार्ट देते देन नीचे से आगे बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन 10 ऑलमोस्ट 14-15 ओवर हो चुके थे और पाकिस्तान के 28-29 रन थे कुछ। जी हाँ, 15 ओवर हो चुके थे, तो आपके 50 बोले 60 बोले आप पीछे चले गए हो। 15 ओवर्स आपके हो चुके हैं। ये टीम मुझे कहीं भी जाती नज़र नहीं आ गई। आज का मैच हारने का मीन्स ये है भाई लोगों, अब आपने गाली देनी है, जो आपने करना है कमेंट में कीजिए। मैं तो शुरू से ही ये कह रहा था कि पाकिस्तान की टीम इन सेटअप के साथ नहीं चल पाएगी, लेकिन इस मैच को हारने का मतलब ये है कि जो बांग्लादेश वाला मैच है उसमें बारिश के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। अगर वो मैच नहीं होता है, वो पॉइंट्स डिवाइड होते हैं, और अब आप सोच रहे हो कि भाई इंडिया को हरा लेंगे, इंडिया को हराने के लिए ना आपको कम से कम 2 बाबर आजम और 4 रिजवान लगेंगे और 6 आपको शाहिनशाह अफरीदी लगेंगे इंडिया को हराने के लिए, क्योंकि इंडिया जितने रन्स बनाएगा ना एक पारी में, वो शायद पाकिस्तान 2 पारियां मिला के भी ना बना पाए। इंडिया की टीम अगर कराची विकेट पे खेलता ना इसी विकेट के ऊपर, तो 320 रन शायद 40-41 ओवर में इंडिया चेस कर देता, जिस तरीके की बल्लेबाजी इंडिया के पास मौजूद है। तो भाई ऑल एंड ऑल पाकिस्तान का मुझे लगता है कि अब सफ़र यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना होता है ना, जो मैंने एग्जांपल दी थी कि एक शादी है उसमें लड़का जिसकी शादी है उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब खा गए हैं। ये वही हाल हुआ है पाकिस्तान का। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान ही सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया है। और जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे गया है कि होस्ट नेशन को ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं वहाँ में खेलते हुए। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फारिग कीजिए ने थोड़े टाइम के लिए। स्वीप शॉट भी काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन समझ नहीं आ गई कहाँ बात करूँ, किन चीज़ों पर बात करूँ। विकेट में कोई मसला नहीं था, विकेट अच्छी थी, चेजेबल था टारगेट। गेंदबाजी आपने स्टार्टिंग में अच्छी की, 73 रनों पे 3 आउट हो गए। उसके बाद आपने खुशदिल शाह सलमान अली आ गया, एज आपका 5th बॉलिंग ऑप्शन मिलता है बना के, वो उनसे आपने ओवर्स करवाए। अब कुछ ज्ञानी जो पाकिस्तान के ज्ञानी हैं वो आएंगे, वो कहेंगे नहीं जी उन्होंने रन्स कम खाए। अरे मेरी जान, उन्होंने रन्स तो कम खाए, लेकिन जो सेटिंग करवा दी उन्होंने प्लेयर्स की, टॉम लेथम सेट हो गए। वो बंदा जिसने पिछली 5 पारियों में 3-0 बनाया, उससे आपने 100 करवा दिया कराची विकेट के ऊपर। विल यंग ने 100 कर दिया, जो कि एज ए प्लेसमेंट आया था रचिन रविंद्रा की, उसने 100 कर दिया। आप ये देखिए कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं ली, लेकिन उन्होंने सेट करवा दिया। उनकी सेटिंग की वजह से जो आपको कुटाई पड़ी है ना लास्ट में ग्लेन फिलिप की और टॉम लेथम की, उसकी वजह से रन 320 बने हैं। नहीं तो एक टाइम पे पोजीशन में न्यूजीलैंड ये भी नहीं था कि ये 200-250 बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ऑल एंड ऑल रिजवान ने अच्छी कप्तानी की है। 320 रन एनी डे चेज होता है इस विकेट के ऊपर। लेकिन इस मैच को हारने के बाद पाकिस्तान की होप्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से पहली एलिमिनेट होने वाली टीम बनेगी पाकिस्तान की। आपकी जो भी राय है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो अपने वीडियो को शेयर करना है। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट के साथ क्रिकेट बुक के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।